नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। भारत में लश्कर तैयबा का पहला जेन्युइन बॉम्ब एक्सपर्ट, एक आदमी जो हिंदुओं के साथ अपनी नफरत के चलते एक मामूली सब्जी बेचने वाले से देश का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड आतंकी बना, जिसको पकड़ने के लिए RNAW ने 20 सालों तक पाकिस्तान में उसकी हर गतिविधि, हर हरकत के ऊपर नजर बनाए रखी और आखिरकार उसको नेपाल बॉर्डर पर धर दबोचा। मैं बात कर रहा हूं 90 के दशक में नॉर्थ इंडिया को धमाकों से दहला देने वाले सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा की। कैसे RNAW ने नेपाल में टुंडा को पकड़ा और क्यों टुंडा आखिरकार भारत वापस आ रहा था, जानेंगे मातृभूमि के इस दूसरे एपिसोड में। दशक के भारत में अहले हदीस मूवमेंट अपने चरम पर था और सऊदी के पैसे से यह मूवमेंट भारत के अलग अलग कोनों में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। महाराष्ट्र में मुंबई इस मूवमेंट का केंद्र बन चुका था और सऊदी से मिल रहे पैसों से मुंबई की अलग अलग मस्जिदों में हर शुक्रवार को सरमन यानी कि धार्मिक गोष्ठियां ऑर्गेनाइज करवाई जाती थीं। इन गोष्ठियों में भड़काऊ भाषण देने वाले स्पीकर्स को बुलाया जाता था। ऐसा ही एक स्पीकर था यूपी के पिलखुआ में जन्मा सैयद अब्दुल करीम, और नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में भड़काऊ भाषण देने के लिए सैयद अब्दुल करीम काफी ज्यादा डिमांड में था। सैयद अब्दुल करीम को टुंडा नाम कैसे मिला, यह कहानी वो अपने भाषणों में बहुत ही गर्व से सुनाया करता था। 1984 में हुए भिवंडी राइट्स में अपने कुछ रिश्तेदारों को खो देने के बाद सैयद अब्दुल करीम हिंदुओं और भारत सरकार से बदला लेने का फैसला करता है। अब वो भारत में शरिया का परचम लहराते हुए देखना चाहता था और इसके लिए वो बॉम्ब्स बनाना सीखना शुरू कर देता है। वो अलग अलग केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सर्किटरी के साथ तजुर्बे करने शुरू कर देता है और ऐसे ही एक दिन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बॉम्ब उसके बाएं हाथ में फट जाता है और उसको अपने इस हाथ से हाथ धोना पड़ जाता है और यहीं से उसको नाम मिलता है टुंडा। ऐसे ही एक शुक्रवार को मुंबई के मोमिनपुरा इलाके में स्थित एक मस्जिद में टुंडा अपना ये कटा हुआ हाथ हवा में लहराकर बड़े ही गर्व से ये कहानी सुना रहा था। टुंडा हिंदुओं और भारत सरकार के प्रति अपनी नफरत को व्यक्त करने और शरिया की वकालत करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता या डरता नहीं था। मोमिनपुरा के इस भाषण में ऑडियंस में बैठा एक डॉक्टर जलीस अंसारी टुंडा का फैन बन जाता है और टुंडा उसको अपनी शागिर्दी में भी ले लेता है। इसके बाद टुंडा की शागिर्दी में डॉक्टर जलीस अंसारी उर्फ डॉक्टर बॉम्ब मुंबई में 40 से ज्यादा धमाकों को अंजाम देता है और टुंडा के कहने पर 26 जनवरी 1994 के दिन दिल्ली की रिपब्लिक डे में धमाका करने की प्लानिंग कर ही रहा होता है कि IB का एक अंडरकवर एजेंट डॉक्टर बॉम्ब को गिरफ्तार करवा देता है। इंटेरोगेशन में डॉक्टर अंसारी तोते की तरह टुंडा की पोल खोलनी शुरू कर देता है। वो बताता है कि टुंडा पाकिस्तान आता जाता रहता है और उसने पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग ली है। ISI और LET से रेगुलर बेसिस पर टुंडा को दबाकर पैसा मिलता रहता है और 1991 में टुंडा हाफिज सईद से भी मिल चुका है। भारत में LET के लिए टुंडा के दो मेन काम थे। पहला, मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज करना, अपनी तरफ आकर्षित करना और LET में भर्ती करवाना। दूसरा, इन युवाओं को बॉम्ब्स बनाने की ट्रेनिंग देना और इनसे धमाके करवाना। डॉक्टर अंसारी के अनुसार टुंडा भारत में LET का पहला बॉम्ब एक्सपर्ट था। 3 दिसंबर 1993 को बाबरी मस्जिद दहन की सालगिरह पर मुंबई में हुए मल्टीपल ब्लास्ट की प्लानिंग भी टुंडा ने ही की थी। डॉक्टर अंसारी की मदद से इंडियन अथॉरिटीज टुंडा की सारी आतंकी गतिविधियों की टाइमलाइन तैयार कर लेती हैं। उसके ऊपर टोटल 33 यानी कि 33 क्रिमिनल केसेस बन रहे थे। मतलब यह कि 33 केसेस ऐसे थे जिनमें अथॉरिटीज के पास टुंडा के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। इन 33 में से 22 धमाके अकेले दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुए थे, जिन्होंने 1997 में NCR को हिलाकर रख दिया था। ये लो इंटेंसिटी धमाके थे और इनका मकसद लोगों को मारने से ज्यादा उनके दिलों में दहशत पैदा करना था। ऐसा माहौल क्रिएट करना था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरे, लोगों का सरकार के ऊपर से भरोसा हट जाए।
टुंडा द्वारा किए गए इन धमाकों में टोटल 20 लोग मारे जा चुके थे और 400 से ज्यादा घायल हुए थे। अब भारतीय एजेंसीज के पास टुंडा के सारे अपराधों का कच्चा चिट्ठा था, उसके खिलाफ सबूत भी थे और उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, टुंडा कहीं नहीं था, वो गायब हो चुका था। टुंडा पाकिस्तान भाग चुका था। जनवरी 1994 में अपने शागिर्द डॉक्टर अंसारी के गिरफ्तार होते ही टुंडा पहले नेपाल जाता है, जहां से आईएसआई उसे पाकिस्तान ले जाती है। RNAW के अनुसार टुंडा कराची में जमातुल दावा के संरक्षण में एक मदरसे में रह रहा था। इसके बाद RNAW कराची में मौजूद अपने एसेट्स को एक्टिवेट कर देती है और उनसे टुंडा की गतिविधियों की लगातार रिपोर्ट्स देने के लिए कहा जाता है। ऐसी ही एक रिपोर्ट से पता चलता है कि टुंडा पाकिस्तान में ही है और नकली पासपोर्ट और अलग अलग नामों पर दुबई, बांग्लादेश और सऊदी की यात्राएं करता रहता है। लेकिन वो ये यात्राएं आईएसआई की छत्रछाया में करता था, इसलिए इनकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी। खैर, RNAW अपने प्रयासों में लगी रहती है, साल दर साल गुजरते रहते हैं, देश में सरकारें बदलती रहती हैं और टुंडा के पाकिस्तान भागने के ठीक 14 साल बाद 26 नवंबर 2008 को मुंबई में देश के इतिहास का सबसे घातक और निर्दयी आतंकी हमला होता है। इस हमले के बाद इंडियन अथॉरिटीज पाकिस्तान को 20 आतंकियों की सूची सबूतों सहित सौंपती हैं। इस सूची में टुंडा का नाम भी होता है। भारत पाकिस्तान से कहता है कि इन आतंकियों को भारत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन ढाक के वही तीन पात। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने इन दमादों को ना ही भारत के हवाले करता है और ना ही उनके खिलाफ खुद कोई कार्यवाही करता है। लेकिन उधर पाकिस्तान में एलईटी और आईएसआई के लिए धीरे धीरे टुंडा की अहमियत कम होती जा रही थी। वो बूढ़ा हो चुका था और जिस प्रकार के बॉम्ब्स बनाने में वो एक्सपर्ट था, उन बॉम्ब्स का जमाना जा चुका था। वो बॉम्ब्स आउटडेटेड हो चुके थे। अब आतंकी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड बॉम्ब्स के ऊपर निर्भर करते थे। जहां तक बात थी युवाओं को रेडिकलाइज करने की, जो कि टुंडा का दूसरा टैलेंट था, उसकी भी एलईटी और आईएसआई के लिए पाकिस्तान में कोई खास अहमियत नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने वाले अतिवादी मुल्लाओं की पहले से ही पाकिस्तान में कोई कमी नहीं थी। ऊपर से टुंडा एक मुहाजिर था और एलईटी और आईएसआई के उसके आका उसे ये याद दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। टुंडा कोई दाऊद इब्राहिम भी नहीं था जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को हर साल अपने गैर कानूनी धंधों से लाखों करोड़ों डॉलर्स देता हो। इसके ठीक उलट टुंडा आईएसआई और एलईटी के लिए एक लायबिलिटी बन चुका था। कराची में स्टेशन एक RNAW एजेंट के अनुसार टुंडा को एलईटी और आईएसआई के लोगों के हाथों रोज अपमान का घूंट पीना पड़ता था। उसको यह रोज याद दिलाया जाता था कि वो एक मुहाजिर है, भारत में जन्मा हुआ मुसलमान है, उनके मुकाबले दूसरे दर्जे का मुसलमान है। कई सालों तक रोज आईएसआई और एलईटी के हाथों अपनी बेइज्जती करवाने के बाद टुंडा एक दिन फैसला करता है कि वो भारत वापस आएगा। वो फैसला करता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वो अपनी जन्मभूमि यूपी के पिलखुआ में ही गुजारेगा, वही आखिरी सांस लेगा। जिस मातृभूमि के साथ उसने गद्दारी की थी, जिस मातृभूमि को एक के बाद एक कई जख्म दिए थे, उसी मातृभूमि पर वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेना चाहता था। यहां टुंडा ये फैसला लेता है और वहां RNAW को इसकी खबर मिल जाती है। RNAW को ये इंटेलिजेंस भी मिलती है कि टुंडा पहले दुबई जाएगा और वहां से नेपाल बॉर्डर से वो भारत में घुसेगा और गोरखपुर के जरिए पिलखुआ जाने की कोशिश करेगा। इसके बाद RNAW और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक मीटिंग होती है, जिसमें टुंडा को उठाने की अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर विचार किया जाता है। कुछ लोग ये आइडिया भी देते हैं कि टुंडा को दुबई से ही उठा लिया जाए और एक प्राइवेट प्लेन के जरिए इंडिया लाया जाए, लेकिन ऐसा करने से दुबई के साथ एक ब्यूरोक्रेटिक लड़ाई छिड़ सकती थी और भारत ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए आखिर में यह निर्णय किया जाता है कि नेपाल बॉर्डर के ऊपर नजर रखी जाएगी, टुंडा के वहां पहुंचने का वेट किया जाएगा और उसके वहां पहुंचते ही उसे उठा लिया जाएगा। 6 अगस्त 2013 को टुंडा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई की फ्लाइट पकड़ता है। वहां टुंडा दुबई के लिए निकलता है और यहां RNAW और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स नेपाल बॉर्डर के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन बाद 16 अगस्त 2013 को दोपहर 3 बजे टुंडा नेपाल के बनवासा बॉर्डर पर पहुंचता है।
अभी टुंडा अपनी पिकअप लोकेशन की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफिसर्स उसको दबोच लेते हैं। गिरफ्तारी के समय टुंडा के पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलता है जिसका नंबर था AC441361 और ये 23 जनवरी 2013 को इशू किया गया था। टुंडा को उत्तराखंड के रास्ते दिल्ली लाया जाता है और कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जहां जज उसे रिमांड में भेज देता है। रिमांड में टुंडा अपने सारे राज उगलता है और बताता है कि वो कई सालों से बहुत बड़े बड़े आतंकवादियों को भारत में ट्रेन कर चुका है, जिसके लिए उसे LET और ISI से असीमित पैसा मिलता था। टुंडा अथॉरिटीज को यह भी बताता है कि आतंकवाद फैलाने के साथ साथ वो ISI की मदद से कई सालों से भारत में फेक करेंसी यानी कि नकली नोटों का धंधा भी चला रहा है। गिरफ्तारी के बाद टुंडा के ऊपर कोर्ट केसेस की एक बाढ़ सी आ जाती है। उसके ऊपर केसेस की एक मैराथन चलाई जाती है। कुछ केसेस में टुंडा छूट जाता है तो कुछ केसेस में उसको सजा मिलती है। 1996 के सोनीपत ब्लास्ट के लिए टुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे मातृभूमि के एक और एपिसोड के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।